हेलो एवरीवन। अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले जर्नल में, जिसको हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड की जाएंगी और उसके बाद उन्हें हम पोस्ट करते हैं लेजर में। लेकिन अगर हम एक बिजनेस की बात करें, अगर कोई स्मॉल बिजनेस है तो उसकी जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई होंगी वो हम इजीली जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, सारी ट्रांजेक्शन जर्नलाइज कर सकते हैं। बट अगर एक बिजनेस बड़ा है, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है या कोई बड़ा बिजनेस है, तो उसमें सारी ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस काम को ईजी करने के लिए हम जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पेशल जर्नल्स। इनका काम क्या होता है? जो भी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन होती हैं, जो रिपीटेटिव नेचर की ट्रांजेक्शन होती हैं, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो बिजनेस में वन टाइम है। मान लीजिए कोई बिजनेस मशीनरी खरीदता है, अगर उनका मशीनरी में डील करने का बिजनेस नहीं है, तो अगर वो मशीनरी खरीद रहे हैं तो वो वन टाइम परचेज होगा, वो एक बार खरीदेंगे और वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी उनकी। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं, मान लेते हैं कि कोई सेल कर रहा है बिजनेस, जो भी गुड्स हैं, जिस भी गुड्स में वो डील करता है, अगर उनको वो सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो दिन में पता नहीं कितने कस्टमर्स आएंगे उनके पास जो उनसे वो उनके जो गुड्स हैं खरीदेंगे, तो उनकी कितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल लें, मान लीजिए अगर हम कैश की बात करें, तो एक बिजनेस कितनी सारी ट्रांजेक्शन करता है, कैश ट्रांजेक्शन करता है एक दिन में। तो इसीलिए इनके लिए हम अलग बुक मेंटेन करते हैं। जैसे कैश की अगर हमने बात की, एग्जांपल लिया, तो उसके लिए हम कैश बुक मेंटेन कर लेते हैं, तो उसमें जो भी कैश ट्रांजेक्शन होती है वो सारी आ जाती हैं। तो इनका काम क्या होता है, जो स्पेशल जर्नल है, जो भी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन होती हैं उनको हम एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ईजी बनाने के लिए हम ऐसी बुक्स को मेंटेन करते हैं। आज की वीडियो में हमें इन्हीं बुक्स के बारे में जानना है। सबसे पहले लेके शुरू करते हैं कि जर्नल को हमने कहा कि वो डिवाइडेड है स्पेशल जर्नल्स में। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जर्नल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जर्नल इज डिवाइडेड इनटू, सबसे पहले यहाँ पर कैश बुक। कैश बुक हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो भी हमारी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। हम वन बाय वन सारी चीजें जानेंगे। दूसरा है हमारा यहाँ पर डे बुक और तीसरा है हमारा यहाँ पर जर्नल प्रॉपर। अगर हम डे बुक की बात करें, डे बुक का दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक के नाम से भी इसको हम जानते हैं, डे बुक या फिर सब्सिडरी बुक। ये जो डे बुक है ये फर्दर सब डिवाइडेड है किस किस में। एक है यहाँ पर पहला हमारा परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक। वन बाय वन हम इन सब के बारे में जानने वाले हैं। एंड थर्ड है हमारा यहाँ पर जर्नल प्रॉपर। तो यहाँ पर हमने बात की कैश बुक की, अगर तो कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, सारी की सारी जो हमारी कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अगर हम डे बुक की सब्सिडी बुक की बात करते हैं, तो जैसे हमें नाम से यहाँ दिख रहा है परचेज बुक है तो हम परचेज रिकॉर्ड करने वाले हैं, सेल्स है बुक है तो सेल्स रिकॉर्ड करने वाले हैं। ऐसी फर्दर जो भी बुक है उसमें हम ये चीजें रिकॉर्ड करेंगे। बट यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हुई होती हैं। कैश ट्रांजेक्शन सारी कैश बुक में आ जाएंगी और जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी डे बुक्स में। परचेज रिटर्न की बात करें तो जो भी गुड्स हमने परचेज किए होंगे और अगर हम उन्हें रिटर्न करें, वापस करें, वो आ जाएगा। सेल्स रिटर्न की बात करें तो जो हमने सेल किया होगा और बुक्स अगर गुड्स हमें वापस आ रहे हैं तो वो सेल्स रिटर्न में आ गए। इस तरीके से हम इनमें रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल प्रॉपर में हमारी वो ट्रांजेक्शन्स आती हैं, वो एंट्रीज आती हैं जो हम कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ना वो कैश बुक में ना डे बुक में, कहीं हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। ऐसी कौन सी एंट्रीज होती हैं वो भी हम जानेंगे फर्दर इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपना कैश बुक से। अ कैश बुक is a special journal used to record all cash and bank transactions of a business. It records both cash receipts and cash payments in chronological order. कैश बुक में हमें नाम से पता चल रहा है कि हम सारी क्या कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन होती हैं। बिजनेस जिन भी ट्रांजेक्शन में कैश को यूज कर रहा है, मतलब अगर वो परचेज कर रहा है उसने कैश में खरीदा है, अगर वो सेल कर रहा है उसने कैश में कुछ बेचा है, वो पेमेंट कर रहा है कैश में, जहां पर भी हमारा कैश आ जाएगा वहां पर हम कैश बुक में उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। बैंक ट्रांजेक्शन्स भी आ जाएंगी क्योंकि आज के टाइम पर कितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू होती हैं, तो जो भी बैंक के थ्रू करते हैं वो भी हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करते हैं उनको अब भी हम फर्दर इसका फॉर्मेट देखेंगे तब जानेंगे। इसमें हम दोनों चीजें रिकॉर्ड करते हैं, कैश रिसिप्ट्स भी और कैश पेमेंट्स भी। अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं किसी से, रिसिप्ट्स होगी जो हम रिसीव कर रहे हैं, वो भी इसमें आ जाएगा। और अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है, वो भी हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। कौन से ऑर्डर में?
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसा होता है हमारा, डेट वाइज, जैसे जैसे डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम एज इट इज रिकॉर्ड करते जाते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसमें हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। अब जानते हैं इसके की फीचर्स। सबसे पहली बात यहाँ पर, इट रिकॉर्ड्स कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स ओनली। अगर कोई भी गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स सेल किए हैं, एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं, अगर वो क्रेडिट में खरीदे जा रहे हैं, क्रेडिट में बेचे जा रहे हैं, उधार पर अगर कुछ चल रहा है, तो वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जहां पर भी कैश की रिसीविंग हो रही है, कैश रिसिप्ट है या फिर कैश पेमेंट्स हैं, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड होंगी। कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन हम इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, इट एक्ट्स एज बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर। ये जर्नल की तरह भी काम करता है और लेजर की तरह भी। अगर हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो हम जर्नल में कोई भी कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मान लेते हैं हमने गुड्स परचेज किए कैश में, तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जो हमने एंट्री बोली है, ये जो एंट्री होगी ये हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं। सेकंड थिंग, अगर हमने एंट्री नहीं रिकॉर्ड किया है तो हम लेजर में भी उसकी पोस्टिंग नहीं करते हैं। लेकिन लेजर में किस चीज की पोस्टिंग नहीं करते हैं, सिर्फ कैश या बैंक अकाउंट की। हम कैश या बैंक अकाउंट को लेजर में नहीं बनाएंगे, कैश या बैंक अकाउंट नहीं बनेगा लेजर में। अगर लेकिन बात करें फॉर एग्जांपल, जो हमारी एंट्री थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें परचेजेस अकाउंट ओपन होगा लेजर में, लेकिन हम कैश अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे। इसीलिए दोनों की तरह काम करता है, एज अ जर्नल भी एंड एज अ लेजर भी। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो भी आप समझ पाओगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बट क्योंकि ये जर्नल की तरह काम कर रहा है इसीलिए इसको भी हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। इट हेल्प्स इन इजी ट्रैकिंग ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इनफ्लो का मतलब होता है कैश आ रहा है, आउटफ्लो का मतलब है कैश जा रहा है। तो हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं, कैश बुक को देखकर हम इजीली बता सकते हैं कि कितना कैश हमारे पास आया है या फिर कितना कैश हमारे पास से गया है। इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना। तो ये थे फीचर्स कैश बुक के। कैश बुक के बारे में जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कैश बुक है इसको हम दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एक होती है हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक और दूसरी है हमारी डबल कॉलम कैश बुक। अगर हम सिंगल कॉलम की बात करें तो इट कंटेन्स ओनली द कैश कॉलम। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका कॉलम होता है, कैश कॉलम का। ये तो हम समझ सकते हैं, कैश बुक है और एक ही उसका अगर कॉलम है तो जो भी कैश रिसिप्ट कैश पेमेंट है हम उसको इसमें रिकॉर्ड करते हैं, हम समझ गए। अब यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन आता है कि फिर डबल कॉलम क्या है। तो डबल कॉलम में क्या होता है, इट कंटेन्स कैश एंड बैंक कॉलम्स बोथ। यहाँ पर कैश और बैंक के दोनों के कॉलम आते हैं। कैश ट्रांजेक्शन हो रही है, कैश रिसिप्ट हुआ, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन मान लेते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक का कॉलम भी यहाँ पर होता है और बैंक की ट्रांजेक्शन भी सारी हम इसी में रिकॉर्ड करते हैं। सिंगल कॉलम की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, इट रिकॉर्ड्स कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स ओनली। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश रिसीव और कैश पेमेंट किया है, सिर्फ वो आएगा। बैंक की कोई ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, ये सब हम इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। डबल कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस। इट इज सुटेबल फॉर बिजनेसेस दैट फ्रिक्वेंटली यूज बैंक अकाउंट्स। तो ये उन बिजनेस के लिए सुटेबल होता है जिसमें बैंक अकाउंट का ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आज के टाइम पर बैंक ट्रांजेक्शन ज्यादा होती हैं, कैश का इतना यूज नहीं होता है, तो ये उन बिजनेस के लिए ज्यादा सुटेबल रहता है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक हम कैसे मेंटेन करते हैं, इसका फॉर्मेट। तो ये है कैश बुक का फॉर्मेट, ये है आपका सिंगल कॉलम। इसमें सिर्फ आपको एक ही कॉलम दिख रहा है अमाउंट का। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हमारी यहाँ पर आ गई डेट, डेट के बाद हमारा आ गया पर्टिकुलर्स, ये है आपका डेबिट कॉलम। पर्टिकुलर्स के बाद है यहाँ पर LF लेजर फोलियो, और यहाँ पर आ गई आपकी अमाउंट। ऐसे ही यहाँ पर ये आपकी क्रेडिट साइड है और क्रेडिट साइड पर भी डेट, पर्टिकुलर्स, LF एंड अमाउंट। अगर हम लेजर फोलियो की बात करें तो LF को हम पहले भी जान चुके हैं कि लेजर फोलियो पेज नंबर होता है, लेजर में किस पेज पर ये जो एंट्री है ये पोस्टेड है। अभी हमने बात की लेकिन कि लेजर में हम अकाउंट नहीं ओपन करते हैं। अगर हम कैश अकाउंट की बात करते हैं तो यस, कैश अकाउंट हम ओपन नहीं करेंगे लेजर में, बट यहाँ पर जो भी एंट्री आई होगी, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने रेंट पे किया, तो एंट्री यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, एंट्री हमारी यहाँ पर होगी रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। एंट्री अगर हमें ये रिकॉर्ड करनी हो कैश बुक में तो क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम अपनी क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे। जैसे हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर आ गए। किस नाम से यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा बाय रेंट अकाउंट।
रेंट हमने पे किया है, क्रेडिट साइड पर आ गया। अगर आप नॉर्मली भी देखें तो ये जो डेबिट साइड होती है ये होती है रिसिप्ट्स की। अभी हमने कहा कि कैश में रिसिप्ट भी आती है और पेमेंट भी, तो डेबिट साइड आपकी होती है रिसिप्ट्स की, और ये जो क्रेडिट साइड होती है ये आपकी होती है पेमेंट्स की। जो भी आपने पे किया होगा वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी आपने रिसीव किया होगा, आपको जो मिला होगा कैश, वो आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। आपने पेमेंट किया है कैश का, तो यहाँ पर रेंट अकाउंट किस साइड आ गया, क्रेडिट साइड पर। तो यहाँ पर आ जाएगा जो भी अमाउंट होगी उस अमाउंट से यहाँ रेंट अकाउंट आ जाएगा आपका। अब कैश अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन लेजर में रेंट अकाउंट तो ओपन हुआ होगा। तो रेंट अकाउंट में जिस भी पेज नंबर पर ये जो रेंट अकाउंट है ये लेजर में बना होगा, वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसलिए होता है ये LF का कॉलम। तो ये है आपका फॉर्मेट कैश बुक का। अभी इसमें आपको और एक दो चीजें समझनी है, जैसे कि इसकी बैलेंसिंग कैसे हो गई, ये सब चीजें हम अभी बाद में करेंगे। पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू ही हम इसकी जो बाकी चीजें वो भी समझ लेंगे। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है जहां पर आपको सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर अगर आप अपनी फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे तो फर्स्ट आपकी ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। जनवरी 1 की ये ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर इसकी सबसे पहले एंट्री लिख लेते हैं। अगर हम इसकी एंट्री की बात करें तो यहाँ पर आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल आई है बिजनेस में, कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया टू कैपिटल अकाउंट। ये होगी आपकी यहाँ पर एंट्री। तो अगर हमें इसे पोस्ट करना हो कैश अकाउंट में, जैसे हमने लेजर में पोस्ट किया था, हम लेजर में पोस्टिंग सीखी हमने, तो जैसे हमने लेजर में पोस्टिंग की थी ऐसे ही कैश बुक में भी पोस्टिंग करते हैं। तो कैश अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट। तो आप अपनी कैश बुक में डेबिट साइड पर जाएंगे और हमें वहां पर क्या लिखना होगा, वहां हम रिकॉर्ड करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो हमें यहाँ पर क्या रिकॉर्ड करना है, पहले डेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट थी हमारी जनवरी 1। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एंट्री थी। तो हम कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, डेबिट साइड पर आए और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। LF में हमें कुछ नहीं लिखना है। अमाउंट हमारी कितनी थी, ₹50,000। इससे उसने कैपिटल लगाई, कैश आया बिजनेस में। वैसे भी आप देखेंगे अगर आपको पोस्टिंग करने में भी अगर प्रॉब्लम होती है तो सिंपल सा आप यहाँ पर आपको ये चीज देखनी है कि डेबिट साइड पर रिसीव वाली चीज आएंगी जब आपको कैश रिसीव हुआ होगा, और क्रेडिट साइड पर जब आपने पे किया होगा वो लिखेंगे। अगर आपको पोस्टिंग भी नहीं समझ आ रही है तो आप सिंपल इतना लॉजिक लगाकर चलेंगे। तो रिसीव हुआ है, कैश आया बिजनेस में, तो टू कैपिटल अकाउंट ₹50,000 हो गया। सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री है यहाँ पर जनवरी 3 को परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000। गुड्स परचेज किए हैं तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट यहाँ पर आपका डेबिट हो जाएगा एंड टू कैश अकाउंट, आपने पेमेंट की होगी तो कैश अकाउंट आप कर देंगे क्रेडिट। कितने से, ₹8,000 से। अब यहाँ पर कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैश बुक में भी हम अपनी क्रेडिट साइड पर जाएंगे और क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस। आपकी डेट क्या थी, डेट थी जनवरी 3 एंड आपका क्या था, बाय परचेजेस। ये आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। आपने गुड्स परचेज किए हैं तो आपने पेमेंट की होगी, इसीलिए क्रेडिट साइड पर आ गया आपका 8,000 की अमाउंट। थर्ड एंट्री पर आते हैं। थर्ड एंट्री आपकी यहाँ पर जनवरी 5 की, कैश सेल्स ₹12,000। अब आपने सेल किया है, जब आप सेल करेंगे तो कैश रिसीव होगा, तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश रिसीव किया है, टू सेल्स अकाउंट। अगर आपको इसको पोस्टिंग करनी है कैश बुक में तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश रिसीव हुआ है तो डेबिट साइड पर आएगा टू सेल्स अकाउंट। डेबिट साइड पर आ गए, जनवरी 5 की आपकी एंट्री है, यहाँ पर लिख देंगे आप टू सेल्स अकाउंट, और क्या अमाउंट थी आपकी, ₹12,000। तो ₹12,000 आपका डेबिट साइड पर आ गया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी पेड सैलरी ₹5,000, जनवरी 8 की है। अब आपने सैलरी पे की है तो क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस का अकाउंट है वो डेबिट हो गया, एंड टू कैश अकाउंट, आपने पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट आपका यहाँ पर क्रेडिट हो गया। अब अपने कैश बुक पे आते हैं। कैश बुक में अब आपने पेमेंट की है तो पेमेंट किस साइड आती है, क्रेडिट साइड पर आती है। डेट थी हमारी जनवरी 8। जनवरी 8 को आपने पेमेंट कर दी बाय सैलरी अकाउंट, और अमाउंट थी हमारी ₹5,000। तो 5,000 यहाँ पर आपका पेमेंट साइड पर आ गया। लास्ट एंट्री देखते हैं हमारी। लास्ट एंट्री है यहाँ पर पेड रेंट ₹2,500। अगेन रेंट अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट हो गया, ये आपका डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, एंड टू कैश अकाउंट आपने पेमेंट कर दी तो कैश आपका चला गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। डेट थी आपकी जनवरी 10, जैसे सैलरी पे की थी ऐसी अब आपने रेंट पे कर दिया
तो बाय रेंट अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी आपकी 2500। इस तरीके से हमने सारी अपनी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर ली। सिर्फ कैश की जो ट्रांजेक्शन थी वही रिकॉर्ड करते हैं, सब में कैश इन्वॉल्व था इसलिए हमने सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अब हमें कैश बुक को करना है टोटल। सबसे पहले हमें इसका टोटल करना है, बैलेंस निकालना होगा अब हमें, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसे टोटल कर देते हैं। अगर हम डेबिट साइड के टोटल की बात करें तो डेबिट साइड पर हमारा टोटल आ रहा है 62,000। अब अपना देखते हैं क्रेडिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 15,500। क्रेडिट साइड का टोटल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा आया 15,500 रुपीज। ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है। अब लेकिन यहाँ पर क्रेडिट साइड के टोटल में भी हमें दोनों साइड पर बैलेंस करना है, तो दोनों साइड पर 62,000 आ जाएगा। एंड अब हम 62,000 में से क्या माइनस करेंगे, 15,500, क्योंकि वो तो क्रेडिट साइड पर हमारा है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, बाय बैलेंस CD। ये आपका जो भी लास्ट डेट होगी मंथ की तब आ जाएगा January 31 बाय बैलेंस CD। और 15 जब हम माइनस करेंगे 62,000 में से 50,500, तो आंसर हमारा यहाँ पर आएगा 46,500। वो हम यहाँ पर बैलेंस में लिख देंगे, जो भी लास्ट डेट होगी मंथ की उस दिन। हमने डेबिट साइड टोटल किया, हमने क्रेडिट साइड टोटल किया। डेबिट साइड हमारी यहाँ पर बड़ी आ रही थी तो वो टोटल हमने दोनों साइड पर, डेबिट क्रेडिट साइड पर लिख दिया। उसमें से अब हम वो अमाउंट माइनस कर देंगे जो क्रेडिट साइड पर है। हमारी आया यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल 15,500, वो अमाउंट हमने माइनस कर दी और जो बैलेंस बचा वो हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया। क्रेडिट साइड हमारी छोटी आ रही थी तो बैलेंस करने के लिए दोनों साइड हमें इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए हमने जो भी बैलेंस आ रहा था, जो भी इनका माइनस करके हमारा डिफरेंस आया, वो हमने बाय बैलेंस CD के नाम से क्रेडिट साइड पर लिख दिया। अब ये जो बैलेंस किया है हमने, जो January 31 को किया है, जो कैश बुक होती है वो मंथली बेसिस पर बनती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मंथ के एंड में जो मंथ का लास्ट डे होता है उसमें हमने बैलेंस कर दिया। और जो नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे होगा, मतलब यहाँ पर आपका आ जाता है February 1 को, ये जो बैलेंस है इसको हम यहाँ पर नीचे ले आते हैं, जिसको हम लिखते हैं टू बैलेंस BD के नाम से। ब्रॉड डाउन हो गया, ये CD मतलब कैरी डाउन एंड BD मतलब ब्रॉड डाउन, तो यहाँ पर नीचे आ जाता है बैलेंस। यही जो 46,500 है ये हम बैलेंस नीचे ले आते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। तो इस तरीके से हम इनको बैलेंस करते हैं। ये बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इस तरीके से आप बनाते हैं और इस तरीके से आप बैलेंसिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है जहाँ पर आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। डबल कॉलम में अभी हमने देखा कि कैश और बैंक कॉलम दोनों होते हैं, तो यहाँ पर आपका देखते हैं फर्स्ट एंट्री है January 1 की, जिसमें आपका दिया हुआ है कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस। अब ये जो कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस दिया हुआ है, अभी हमने जो बैलेंसिंग की थी और जैसे अभी हमने बैलेंस किया 31 जनवरी को, और उसका जो बैलेंस था वो नेक्स्ट मंथ 1 फरवरी को जो हमने नोट किया, ये वही है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, कैश इन हैंड है 20,000 एंड बैंक बैलेंस है 50,000, तो इसका बैलेंस लिखते हैं। ये है आपका डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। ये भी सेम ही है, बस आप इसमें देखेंगे कि वहां पर एक ही कॉलम था, यहाँ पर दो कॉलम हो गए, एक कैश का और एक बैंक का, दोनों साइड पर, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। ये आ गई होगी आपकी डेबिट साइड और ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। दोनों साइड पर दो दो कॉलम हो गए, कैश बुक भी, कैश का भी और बैंक का भी। अब हमारा जो पहला था, लेकिन हमारी जो एंट्री थी, जो हमारी ट्रांजेक्शन थी वो थी 1 जनवरी की, और हमें बैलेंस दिया हुआ था दोनों का, कैश का भी और बैंक का भी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD। जैसे हमने उसमें ब्रॉड डाउन किया था ऐसे यहाँ पर हम ब्रॉड डाउन किया है हमने। हमें बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का दिया हुआ था, कैश का दिया हुआ था उन्होंने 20,000 एंड बैंक का दिया हुआ था उन्होंने 50,000। तो कैश का था तो कैश कॉलम में लिख दिया, बैंक का था तो बैंक कॉलम में लिख दिया। ऐसी ट्रांजेक्शन होंगी, कैश की जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो हम पर्टिकुलर्स में लिख के और कैश के कॉलम में लिखेंगे, जो बैंक ट्रांजेक्शन होंगी वो बैंक के कॉलम में लिख देंगे। सेकंड एंट्री पर आते हैं। हमारी सेकंड एंट्री है यहाँ पर January 4 की, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। ये मैंने अभी आपको बोला था कि आपको इसमें कुछ चीजें समझनी है, तो उसमें से एक ये भी है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000। अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, हमारे पास जो कैश होगा वो हमने बैंक में डिपॉजिट किया होगा, तो जो बैंक का बैलेंस होगा वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। डिपॉजिट कर रहे हैं इसका मतलब बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया। अगर बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, घट रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। सिंपल सी बात है। डिपॉजिट किया बैंक अकाउंट, हमारा जो बैंक का बैलेंस था वो बढ़ रहा था तो बैंक अकाउंट यहाँ पर हमने डेबिट कर दिया। बट अगर हम कैश की बात करें
तो यहाँ पर क्या होगा, जो कैश है वो हमारा कम हो रहा है। हमने अपना कैश ही तो डिपॉजिट किया होगा बैंक में, तो कैश हमारे पास से कम हो गया। तो कम क्या हो रहा है, कैश, इसलिए क्रेडिट क्या करेंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया। फिर से समझ लेंगे, बैंक में हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, हमारे पास से क्या हो जा रहा है, जो हमारे पास कैश रखा हुआ था हमारे पास घर पे, वो हमने कैश जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जो घर पे कैश था वो तो चला गया हमारे पास से, तो कैश हमारा कम हो रहा था, इसलिए हमने कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। और बैंक का जो बैलेंस है वो हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट जो है, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ये हम आपकी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमें करना है इसको पोस्ट, तो हम कैसे करेंगे इसको वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने बैंक अकाउंट पर। बैंक अकाउंट यहाँ पर हमारा डेबिट हो रहा है, तो आपको ये चीज देखनी है, जब आप इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं तो आप ये मान लो कि सिर्फ बैंक का कॉलम है, कैश कॉलम को भूल जाओ, सिर्फ बैंक का कॉलम मानो। तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो बैंक की साइड आप डेबिट करोगे। डेबिट क्या करना है, टू कैश अकाउंट। आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था, आप डेबिट साइड पर आ गए। जनवरी 4 की ये एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसलिए आप डेबिट साइड पर आ गए। आप ये मान रहे हो सिर्फ बैंक कॉलम है, इसमें कैश कॉलम नहीं है, तो कैश कॉलम को भूलकर बैंक कॉलम में देखोगे, तो बैंक में डेबिट हो रहा था तो डेबिट साइड पर आ गए। क्या लिखोगे यहाँ पर, टू कैश अकाउंट। यही एंट्री थी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक में डेबिट साइड पर आए और टू कैश अकाउंट से आपने एंट्री पोस्ट कर दी। कैश कॉलम है नहीं, सिर्फ बैंक कॉलम है, तो बैंक कॉलम में आप क्या लिख देंगे, अमाउंट थी हमारी 10,000, तो ये आ गया बैंक कॉलम में आपका 10,000। अब ये जो एंट्री है इसमें कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो आप क्रेडिट साइड पर कैश, अब आप बैंक कॉलम नहीं देखोगे, आप सिर्फ कैश कॉलम देखोगे। तो कैश कॉलम में आप क्या करोगे, यहाँ पर आपकी एंट्री है Jan 4 की, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्रेडिट साइड पर आए, क्या लिखोगे यहाँ पर, बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट सेम है 10,000, लेकिन किस कॉलम में आएगा, कैश कॉलम में। बैंक कॉलम को नहीं देखना, सिर्फ कैश कॉलम में आप लिख दोगे 10,000। अब ये जो कैश, अब हमें पता है कि ना हमारा कैश अकाउंट खुला है ना हमारा बैंक अकाउंट खुला है, कैश बुक में ही हमने दोनों को रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हमें दोनों एस्पेक्ट इसी में रिकॉर्ड करने होते हैं। अब एक ही एंट्री में दोनों चीजें आ रही हैं, कैश अकाउंट भी बैंक अकाउंट भी, तो हमें ये दोनों ही एस्पेक्ट इसमें रिकॉर्ड करने हैं। तो हमें बैंक अकाउंट भी लेकर चलना है इसी में और कैश अकाउंट भी लेकर चलना है। तो इसीलिए एक तो इस एंट्री को हम कहते हैं, सबसे पहले आपको जानना है कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों ही एस्पेक्ट यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसमें आप एक चीज और करते हो, सी, सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा, तो यहाँ पर आप सी लिख देते हो LF में। ऐसा क्यों करते हैं हमने यहाँ पर सी क्यों लिखा, क्योंकि इसको हमें लेजर में पोस्ट नहीं करना। लेजर में LF में वही आएगा जो पेज नंबर होगा लेजर में, जहां पर वो रिकॉर्ड किया होगा हमने, जिस पेज नंबर पर लेजर में वो अकाउंट बनाया होगा वो आता है। लेकिन हमें इस एंट्री को पोस्ट नहीं करना होता लेजर में, क्यों, क्योंकि हमने दोनों ही एस्पेक्ट इसी में रिकॉर्ड कर दिए, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी हमने दोनों ही एंट्री कर दी रिकॉर्ड। तो इसीलिए यहाँ पर सी लिख देते हैं कि हमें इसे लेजर में पोस्ट नहीं करना, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अभी इसको और बेहतर समझ लेंगे, एक हमें इसमें विड्रॉ वाली भी करेंगे, तो उससे इसकी ऑपोजिट एंट्री होगी, उसको और अच्छे से समझते हैं। अभी थर्ड वाली एंट्री पर आते हैं। थर्ड एंट्री है यहाँ पर January 7 की, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन ₹12,000। चेक मिला है हमें, अगर हम कैश में डील कर रहे होते तो कैश अकाउंट आ जाता, चेक मिला है इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, बैंक अकाउंट। रिसीव हुआ है, अगर रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट होगा। और किससे मिला है हमें, मोहन से, तो मोहन का अकाउंट यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये आपकी एंट्री होगी। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड पर जाएंगे। सिंपल सी बात है, जो हमने सीखा भी है कि रिसिप्ट होता है आपकी डेबिट साइड, मिला है तो यहाँ पर हम January 7 को टू मोहन अकाउंट कर देंगे, हमें इतना मिल गया। अब किस कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम में, क्योंकि हमें चेक मिला है, तो चेक मिला है तो बैंक कॉलम में आ जाएगा। अमाउंट थी आपकी 12,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। नेक्स्ट एंट्री है आपकी यहाँ पर January 10 की, पेड ऑफिस रेंट बाय चेक ₹5,000। अब यहाँ पर आपने पे किया है 5,000 रुपीज चेक के थ्रू, कैश देते तो कैश अकाउंट आता, चेक के थ्रू किया है तो बैंक अकाउंट आएगा। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पे कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट आपका यहाँ पर क्रेडिट हो गया। अब अगर हम कैश बुक पे आते हैं, तो कैश बुक में पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट के लिए क्या करेंगे, January 10 क्रेडिट साइड पर जाएंगे। पेमेंट साइड कौन सी होती है आपकी, क्रेडिट साइड होती है। बाय रेंट, रेंट पे किया है आपने, तो रेंट अकाउंट हो गया यहाँ पर आपका क्रेडिट साइड पर। अमाउंट थी आपकी 5,000, किस कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर आपका चेक के थ्रू हुआ है। लास्ट एंट्री देखते हैं। लास्ट एंट्री आपकी January 15 की, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक
फॉर ऑफिस यूज ₹4,000। अभी जो हमने डिपॉजिट वाली की थी उसका ये ऑपोजिट है कि यहाँ पर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो बैंक से। तो ध्यान से सुनेंगे इसको। जब आप कैश निकाल रहे हो बैंक से तो आपके पास क्या आ गया? कैश। आपके पास हैंड में क्या है? कैश है। लेकिन अगर आपने बैंक से निकाला है तो बैंक से तो उतना अमाउंट कम हो गया होगा, मतलब बैंक का बैलेंस कम हो गया और आपके पास कैश आ गया। तो रिसीव क्या हुआ आपको? आपको रिसीव हुआ कैश, तो डेबिट क्या होगा? कैश अकाउंट। कैश आ गया, कैश मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। लेकिन बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक बैलेंस अगर कम हो गया तो बैंक अकाउंट हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये हो गया बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगर आप देखो तो जस्ट इसकी ऑपोजिट एंट्री है ये वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब डिपॉजिट करते हैं तो एंट्री हमने की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसकी ऑपोजिट एंट्री है जब हम विड्रॉ कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसको पोस्ट करेंगे तो जैसे हमने पहले पोस्ट किया था जस्ट उसको ऑपोजिट कर देंगे। जब हम कैश अकाउंट की पोस्टिंग करें तो बैंक कॉलम को भूल जाओ, सिर्फ कैश को देखो। तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में हम कैश साइड डेबिट जाएंगे टू बैंक अकाउंट कर देंगे कैश कॉलम में। जब आप कैश अकाउंट को देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ कैश कॉलम को देखो, बैंक कॉलम को नहीं देखना। तो जनवरी 15 की ये आपकी एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था तो हम डेबिट साइड पर आए, हमने लिखा टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट की बात करें तो सिर्फ कैश कॉलम को देखेंगे और कैश कॉलम में लिख देंगे ₹4,000। सिमिलरली क्रेडिट साइड पर अगर हम आएंगे तो जनवरी 15 को ही अब हमें दूसरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर आए, क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। किसमें लिखेंगे? बैंक कॉलम में। बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड करें तो बैंक कॉलम में यहाँ पर आ गया 4,000। एंड एलएफ में क्या लिखना है हमें? सी। अगेन ये भी आपकी क्या हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री। इसको लेजर में रिकॉर्ड नहीं करना। इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं जब कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन दी हुई होती हैं। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक में किया था उसी तरीके से करते हैं। कैश कॉलम का अलग टोटल करेंगे, बैंक कॉलम का अलग टोटल करेंगे, और जैसे जैसे जो भी जिस भी साइड का बैलेंस होगा वो लिख देंगे। अगर हम कैश की बात करें, कैश कॉलम पहले करते हैं तो 20,000 और 4,000 टोटल आ गया आपका 24,000। वही रिकॉर्ड कर देंगे हम अपना क्रेडिट साइड पर। अगर आप क्रेडिट साइड पर देखेंगे तो क्रेडिट साइड पर कैश में सिर्फ 10,000 रुपीज है, तो 24,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे और क्रेडिट साइड पर ही आपका बैलेंस सीडी आ गया। जनवरी 31 का हो गया बाय बैलेंस सीडी, और आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24,000 में से 10,000 माइनस करेंगे 14,000। क्रेडिट साइड छोटी थी, इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड पर हमने 14,000 लिख दिया। अब दोनों साइड का टोटल सेम हो गया। अगर बैंक कॉलम की बात करें तो टोटल करते हैं, डेबिट साइड पर टोटल आएगा आपका 72,000। दोनों साइड इक्वल करना है तो दोनों साइड लिख देते हैं 72,000 रुपीज। और क्रेडिट साइड अगर देखें तो यहाँ पर है सिर्फ 9,000, माइनस करेंगे तो यहीं पर बैलेंस सीडी लिख देंगे। इक्वल करने के लिए अमाउंट आ जाएगी आपकी 63,000। ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड पर अमाउंट बैलेंस। यहाँ पर डेबिट साइड बड़ी थी इसलिए क्रेडिट साइड पर लिखा, अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती तो हम डेबिट साइड पर यहाँ पर बैलेंस लिखते। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आपका बैलेंस करके हमने दोनों की बैलेंसिंग कर दी। इस तरीके से आप बनाते हो जब डबल कॉलम कैश बुक दिया होता है। कैश बुक समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपनी पेटी कैश बुक पर। A petty cash book is a special cash book used to record small and routine cash expenses such as postage, stationery, convenience, tea, courier charges, etc. तो पेटी कैश बुक क्या होती है? ये एक टाइप की कैश बुक ही है जिसमें हम स्मॉल एक्सपेंसेस, जो भी हमारी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होती हैं जिनकी अमाउंट बहुत ही छोटी होती है, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं पेटी कैश बुक में। इसमें एग्जाम्पल है जैसे पोस्टेज, स्टेशनरी, तो ये रिपीटेटिव नेचर की होती हैं, बार बार होती हैं और इनकी जो अमाउंट होती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। तो इसीलिए हम इसके लिए अलग कैश बुक मेंटेन करते हैं जिसे हम कहते हैं पेटी कैश बुक। अगर हम इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक के साथ रिकॉर्ड करेंगे तो जो मेन ट्रांजेक्शन्स होंगी उनके साथ ही छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स अगर रिकॉर्ड करेंगे तो कैशियर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम इसके लिए एक अलग कैशियर, जिसको हम कहते हैं पेटी कैशियर, तो वो इस पेटी कैश बुक को मेंटेन करता है और उसका काम होता है इन एक्सपेंसेस से डील करना। अब यहाँ पर एक आपको टर्म समझनी है जो कि है इम्प्रेस्ड सिस्टम। Under the impressed system, a fixed amount called the impressed amount is given to the petty cashier at the beginning of a period.
At the end of the period, the petty cashier is reimbursed with the amount actually spent, restoring the balance to the original impressed amount. अब इस सिस्टम में क्या होता है कि जो पेटी कैशियर होता है उसको एक अमाउंट दी जाती है, मान लेते हैं उसको 2500 रुपीज दे दी गए पीरियड के बिगनिंग में, उसको इतनी अमाउंट दे दी जाएगी। अब वो इसी अमाउंट से अपने एक्सपेंसेस पे करेगा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनकी पेमेंट करता जाएगा, वो देता जाएगा उस अमाउंट में से। जब पीरियड एंड होगा तो क्या करेंगे, उसको रीइंबर्स कर देते हैं, मतलब वो अमाउंट जितनी भी अमाउंट उसकी स्पेंड हुई होगी उतनी अमाउंट उसको वापस दे देते हैं, उसको रीइंबर्स कर देते हैं। और उसकी जो अमाउंट है वो एक्चुअली जो शुरू में थी, जैसे 2500 अगर उन्होंने रखी थी तो उतनी अमाउंट तक उसकी अमाउंट पहुंच जाती है। इस तरीके से ये इम्प्रेस सिस्टम काम करता है। अब देखते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। ये है पेटी कैश बुक का फॉर्मेट। इसमें सबसे पहले कॉलम होता है अमाउंट रिसीव का, जो भी अमाउंट उसको मिली होगी वो इस कॉलम में आ जाएगी। उसके बाद डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गए, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड, जितनी जितनी अमाउंट जिस जिस चीज पर पे की होगी वो इस कॉलम में आती जाती है। और वो पर्टिकुलरली जिस चीज की होगी, जैसे पोस्टेज, टेलीफोन, कन्वीनियंस हो गया, स्टेशनरी या मिसलेनियस, जिस भी चीज की होगी, यहाँ पर कॉलम जरूरी नहीं है कि यही चार होंगे। जो भी आपका जो भी एक्सपेंसेस होते होंगे बिजनेस में, वो सारे के सभी के कॉलम यहाँ पर बनेंगे। और उसमें जिस भी पर्टिकुलर चीज की वो पेमेंट की होगी उस कॉलम में यहाँ पर उसको हम नोट कर देते हैं। एंड में इसका टोटल अमाउंट हम कर देंगे, जितनी भी अमाउंट पे होगी वो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। इसको समझते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जहाँ पर आपको कैश बुक बनानी है, पेटी कैश बुक बनानी है। यहाँ पर आपकी जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपको दी गई है 5000 रुपीज, मतलब पेटी कैशियर को 5000 रुपीज दिए गए। तो हम क्या करेंगे, अपनी पेटी कैश बुक में यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड में लिख देंगे 5000, जितनी भी अमाउंट हमें मिली होती है वो हम यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड में नोट कर देते हैं। उसके बाद पहली आपकी ट्रांजेक्शन जनवरी 1 की, रिसीव्ड कैश फ्रॉम चीफ कैशियर 5000, ये हम कर चुके हैं। जनवरी 1 की ट्रांजेक्शन 5000 रुपीज उसको मिले हैं। सेकेंड है आपकी यहाँ पर जनवरी 2 की, पेड पोस्टेज रुपीज 250, यहाँ पर पोस्टेज हमने पे किया है 250 रुपीज का। यहाँ पर जो हमने अमाउंट रिसीव लिखी थी 5000, यहाँ पर डेट लिख देंगे जनवरी 1। अब जनवरी 2 को यहाँ पर उन्होंने पोस्टेज पे किया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर तो आपका पर्टिकुलर्स में आ गया कैश रिसीव्ड, इतना उसको रिसीव हुआ था। और पोस्टेज के लिए लिख देंगे यहाँ पर, पोस्टेज लिख दिया। और आपकी यहाँ पर अमाउंट थी 250 रुपीज, तो अब पोस्टेज के कॉलम में यहाँ पर हमें लिख देना है 250, और अमाउंट पेड में आ जाएगा अगेन 250। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारी जनवरी 4 की, परचेज स्टेशनरी रुपीज 400। आपकी जनवरी 4 आ गई डेट में, क्या परचेज की हमने, स्टेशनरी, पर्टिकुलर्स में स्टेशनरी आ गया। अब हमने की है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी के कॉलम में यहाँ पर हमें लिखना है 400, और अमाउंट पेड में भी क्या आ जाएगा 400। नेक्स्ट एंट्री है आपकी जनवरी 6 की, पेड कन्वीनियंस रुपीज 300। जनवरी 6 आ गई, कन्वीनियंस लिख देंगे यहाँ पर, कन्वीनियंस है आपका, अमाउंट में यहाँ पर इस कॉलम में लिख देंगे 300, और अमाउंट पेड में भी क्या आ गया 300। नेक्स्ट है आपका जनवरी 8, पेड कार्टेज रुपीज 200। जनवरी 8 डेट आ गई, आपको लिखना है यहाँ पर कार्टेज, और इसको हम मिसलेनियस में लिख देंगे। अमाउंट है आपकी 200, अमाउंट पेड में भी आ गया 200। जनवरी 10 है देन, पेड पोस्टेज अगेन रुपीज 150। जनवरी 10 पोस्टेज आ जाएगा, फिर से अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा, पोस्टेज में लिख देंगे यहाँ पर 150, और अमाउंट पेड में भी आ गया 150। नेक्स्ट है आपका जनवरी 12, फिर से हमने स्टेशनरी परचेज किया 250 की, तो जनवरी 12 आ गया, स्टेशनरी लिख देंगे पर्टिकुलर्स में, और स्टेशनरी के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे हमारी है 250, और अमाउंट पेड में भी आपका 250 आ गया। फिर आपका जनवरी 15, पेड फिर से कन्वीनियंस है यहाँ पर 350 रुपीज का, जनवरी 15 आ गया, कन्वीनियंस लिख देंगे, कन्वीनियंस के कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर 350, और अमाउंट पेड भी हो गया आपका 350। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 18 है, पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस रुपीज 100, और यहाँ पर जनवरी 20 को है, पेड कार्टेज रुपीज 150। दोनों को लिख लेते हैं। पहले है आपका जनवरी 18 का, जिसमें आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस है,
तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस की कॉलम में यहाँ पर लिख देंगे 100 रुपीज, अमाउंट पेड भी हो गई 100 रुपीज। और जनवरी 20 को आपका दिया हुआ है कार्टेज, तो कार्टेज भी आपका मिसलेनियस में आ जाएगा। अमाउंट है आपकी 150, तो मिसलेनियस में भी 150 लिख देंगे और अमाउंट पेड में भी 150। अब हमें करना है इसका टोटल, तो अमाउंट पेड का जो टोटल है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। अमाउंट पेड का हमारा यहाँ पर टोटल आ रहा है 2150 रुपीज। तो ये हमने यहाँ पर अमाउंट पेड में टोटल लिख दिया। इसी तरीके से हम सारा टोटल, सारे जो भी हमारे कॉलम होते हैं उसका भी टोटल कर लेते हैं। जैसे पोस्टेज का अगर हम टोटल लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल आएगा 400। टेलीफोन टेलीग्राम में कोई अमाउंट ही नहीं है हमारी। कन्वीनियंस हो गया 650, स्टेशनरी हमारी हो गई अगेन 650 एंड मिसलेनियस हो गया हमारा 450। तो इस तरीके से हमने सबका टोटल कर लिया। अब इसमें से जो भी डिफरेंस होता है, जैसे 5000 में से हम 2150 माइनस कर देंगे, तो ये तो आपका टोटल हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस सीडी। और यहाँ पर हम क्या अमाउंट लिखते हैं, जो हमारी अमाउंट रिसीव थी 5000 हमें रिसीव थे, उसमें से हमने पे कितने किए हैं 2150, तो जो भी हमारा बैलेंस बचा वो हमारा बैलेंस सीडी में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारी अमाउंट आ जाएगी 2850 रुपीज और आपका बैलेंस बीडी हो जाता है। इसको ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। इस तरीके से हम पेटी कैश बुक को मेंटेन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपनी डे बुक पर। डे बुक में सबसे पहला हमारा था परचेज बुक। तो परचेज बुक इज अ स्पेशल जर्नल यूज टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स मेड फॉर रीसेल। अब हमने बात की कि अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो कि हम कैश में डीलिंग कर रहे हैं, तो वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन सवाल ये आता है, अब जो गुड्स परचेज करते हैं और गुड्स सेल करते हैं, ये भी जो ट्रांजेक्शन होती है ये बिजनेस की फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं। मतलब बार बार ये रिपीटेटिव नेचर की होती है। जो बिजनेस है वो परचेज भी बार बार करता रहता है और सेल भी उसकी डेली बेसिस पर बार बार होती रहती है। तो इन ट्रांजेक्शन्स को बार बार रिकॉर्ड करने से अच्छा है परचेज बुक में हम इनको सारी एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो कैश परचेजेस की होगी वो तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अगर हमने क्रेडिट परचेजेस किए हैं तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में। रीसेल के लिए जो भी क्रेडिट परचेज की होंगी सारी परचेज बुक में आएंगी। तो कैश परचेजेस आ गई कैश बुक में और क्रेडिट परचेजेस आ गई परचेज बुक में। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं। अगर गुड्स कैश में खरीदे हैं तो हम कैश बुक में कर देंगे, और गुड्स अगर क्रेडिट में खरीदे हैं तो यहाँ पर हम परचेज बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। अगर हम बात करें जैसे कि हम एसेट कोई खरीद रहे हैं, मान रहे कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, अगर हम वो कैश में खरीदते हैं तो उसे तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि कैश में सारी चीजें आती हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो एसेट्स खरीद रहे हैं, सब कुछ आता है। लेकिन अगर हम परचेज बुक की बात करते हैं तो परचेज बुक में हम कोई एसेट अगर खरीद रहे हैं क्रेडिट पर तो वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट पर, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं एसेट वगैरह तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। उसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। अभी देखते हैं हम फॉर्मेट परचेज बुक का। तो परचेज बुक के फॉर्मेट में सबसे पहले यहाँ पर आपकी डेट हो गई, ये आपका हो गया इनवॉइस नंबर, फिर आया है आपका कॉलम नेम ऑफ द सप्लायर, जो कि भी अकाउंट आपका क्रेडिट करना होता है। जैसे हम परचेज करते हैं तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। अगर कैश में पेमेंट करते हैं तो टू कैश अकाउंट आ जाता है, और अगर हमने क्रेडिट में परचेज किया है तो जो भी सप्लायर होगा जिससे हमने खरीदा है उसका अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी अकाउंट क्रेडिट करना होता है, जो भी सप्लायर है उसका नाम आ जाता है। ये हो गया आपका लेजर फोलियो, और लास्ट में होगी आपकी अमाउंट। अब जब हम सप्लायर से गुड्स परचेज करते हैं तो सप्लायर हमें इनवॉइस देता है, ये तो हमें पता ही है पहले से। इसी इनवॉइस के बेसिस पर हम परचेज बुक में एंट्री करते हैं। तो ये जो आपका इनवॉइस नंबर है वही होता है, जो इनवॉइस देता है उसको हम इनवॉइस नंबर लिखते हैं। ये जो इनवॉइस होता है इसमें गुड्स की क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब लिखा होता है, तो वही नंबर हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। इस तरीके से हम मेंटेन करते हैं परचेज बुक। अब इसमें हम करते क्या है, जो भी सारी हमारी डे बुक्स होती हैं मंथली बेसिस पर ही बनती हैं, तो मंथ में जितनी भी हमारी परचेजेज हुई होंगी वो सारी हम इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इसका जो एंड में लास्ट में टोटल आता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं लेजर में, परचेज अकाउंट जो हमने बनाया होता है उसमें। परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पर हम इसका जो भी बैलेंस आता है वो हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इसे हम मंथली बेसिस पर बनाते हैं जनरली। तो इस तरीके से हम परचेज बुक मेंटेन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न बुक। अब जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो या तो हो सकता है उसमें कोई डिफेक्ट हो गया, हमने कुछ गुड्स खरीदे और हमने यहाँ लाकर देखा कि ये इसमें तो कुछ डिफेक्टिव गुड्स निकल गए, तो हम क्या करेंगे, हम उनको रिटर्न कर देते हैं। जो परचेज रिटर्न बुक होती है इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, इसमें वो सारी चीजें आती हैं कि जब हम गुड्स
हमने खरीदे और अगर हम उन्हें रिटर्न कर रहे हैं तो उसके लिए हम परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं। अ परचेज रिटर्न्स बुक ऑल्सो नोन एज रिटर्न्स आउटवर्ड, क्योंकि हम यहाँ पर हमने जो गुड्स परचेज किए थे और उन्हें हम रिटर्न कर रहे हैं, जब हम उन्हें वापस दे रहे होंगे तो हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक। इट इज अ स्पेशल जर्नल बुक यूज टू रिकॉर्ड ओनली द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट टू द सप्लायर। अगर हमने क्रेडिट में खरीदा था गुड्स को और अगर हम उन्हें रिटर्न कर रहे हैं तो उस केस के लिए हम बनाते हैं परचेज रिटर्न बुक। इसका फॉर्मेट कैसा होता है, इसमें आता है ये डेट, डेबिट नोट नंबर, नेम ऑफ द सप्लायर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अब यहाँ पर हमें बाकी चीजें तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ समझना होगा डेबिट नोट क्या है। जब हम सप्लायर से गुड्स परचेज करते हैं और बाद में कुछ गुड्स सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं तो हम उस सप्लायर को डेबिट नोट इशू करते हैं। ऐसा क्यों, हम उसको डेबिट नोट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो सप्लायर का अकाउंट होता है उसको हम अब डेबिट कर रहे हैं। वैसे इसकी एंट्री क्या होगी, जब हम परचेज करते हैं तो गुड्स की एंट्री क्या होती है, वैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम जो सप्लायर है, सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट कर रहे थे जब परचेज किया था, लेकिन जब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं तो अब हम उसका जो अकाउंट है, जो सप्लायर का अकाउंट होगा, उसको हमें डेबिट करना होगा। क्यों, क्योंकि अब हम पहले उसको इतनी अमाउंट देने वाले थे लेकिन अब उसका अमाउंट हमें कम करना है, क्योंकि हमने तो रिटर्न कर दिए, वो अमाउंट हम उसे नहीं देने वाले हैं, तो इसलिए इसका ऑपोजिट करते हैं, उसका अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं, तो इसीलिए उसको हम डेबिट नोट इशू करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है अकाउंट टू बी डेबिटेड, सप्लायर का अकाउंट यहाँ हम डेबिट कर रहे हैं। परचेजेस करते वक्त उसका अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन परचेज रिटर्न करते वक्त उसका अकाउंट हम डेबिट करते हैं और इसीलिए उसको डेबिट नोट इशू करते हैं। तो यहाँ पर आता है आपका डेबिट नोट नंबर। आगे बढ़ते हैं, सेल्स बुक की बात करते हैं। सेल्स बुक इज अ स्पेशल जर्नल यूज टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स मेड बाय द बिजनेस। जैसे परचेज बुक बनाई थी सिर्फ क्रेडिट परचेज के लिए, ऐसी सेल्स बुक बनाते हैं क्रेडिट सेल्स के लिए। तो जो भी गुड्स की हम सेल करते हैं, अगर कैश में कर रहे हैं तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, और अगर क्रेडिट में हम सेल कर रहे हैं तो हम उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स बुक का करते हैं, सेल्स का टोटल करेंगे मंथ के एंड में, और उसके क्रेडिट साइड पर सेल्स अकाउंट जो होगा लेजर में, उसके क्रेडिट साइड पर इसको पोस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। अगर सेल्स बुक के फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर भी सेम होगा, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ द कस्टमर, जिसको भी हमने सेल किया है उसका नेम आ जाएगा यहाँ पर, अकाउंट टू बी डेबिटेड, कस्टमर का अकाउंट हम डेबिट करते हैं तो यहाँ डेबिट कर देंगे, एलएफ हो गया, और लास्ट में आपकी अमाउंट होती है। इस तरीके से आप सेल्स बुक बनाते हैं। अगर हम सेल्स रिटर्न की बात करते हैं तो सेल्स रिटर्न बुक, जिसको हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड्स, अब हमने सेल किया था, गुड सेल बेचे थे हमने, अगर वो हमारे पास रिटर्न हो रहे हैं तो वो हमारे पास वापस आ रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं रिटर्न इनवर्ड बुक। इट इज अ स्पेशल जर्नल यूज टू रिकॉर्ड ओनली द रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय कस्टमर्स। जो हमने कस्टमर्स को सेल किए थे और वो हमें रिटर्न कर रहे हैं, क्रेडिट हमने सेल की थी और वो हमें रिटर्न करें तो हम सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर्मेट इसका कैसा रहेगा, डेट हो गया, क्रेडिट नोट नंबर, नेम ऑफ द कस्टमर, एलएफ और अमाउंट। यहाँ पर हम कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। वैसे एंट्री क्या होती है सेल्स की, तो मेरा कस्टमर का अकाउंट हम डेबिट करते हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन जब वो हमें रिटर्न करेंगे तो अब हमें उनका अकाउंट क्रेडिट करना होगा। पहले हमें कस्टमर से जो अमाउंट मिल रही थी, अब उतनी अमाउंट नहीं मिलने वाली है, जो वो रिटर्न कर देगा उसकी अमाउंट हमें नहीं मिलेगी, तो उसका हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें अकाउंट उसका क्रेडिट करना होता है, इसीलिए हम उसको क्रेडिट नोट देते हैं। परचेज में उसका अकाउंट डेबिट कर देते हैं, इसलिए डेबिट नोट दिया जाता है, और यहाँ पर सेल्स रिटर्न में कस्टमर का अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे होते हैं, इसलिए उसको क्रेडिट नोट दिया जाता है। इस तरीके से आपकी ये डे बुक्स प्रिपेयर होती हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बैलेंसिंग द अकाउंट्स। बैलेंस हम देख चुके हैं, अभी हमने कैश बुक भी बनाया था तब भी हमने देखा था हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं। बैलेंसिंग का मतलब क्या है पहले एक बार फिर देख लेते हैं। Balancing of an account means finding the difference between the total of the debit side and the credit side of a ledger account to determine its closing balance। हमें क्या करना होता है, क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और उसका डिफरेंस देखते हैं। जिस भी साइड का डिफरेंस आ रहा होता है उस साइड पर वो अमाउंट डालते हैं और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमने अभी किया भी था, कैश बुक में भी हमने इसी तरीके से किया था। स्टेप्स क्या होते हैं इसमें, सबसे पहले हमें डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। हमने कैश बुक में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल देखा था। उसके बाद हमने उनका डिफरेंस निकाला था। जैसे उसमें डेबिट साइड बड़ी आ रही थी तो उसमें हमने क्रेडिट साइड का जितना भी जो अमाउंट आई थी उसमें से माइनस करके जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस निकाल लिया। राइट द डिफरेंस ऑन द साइड हैविंग द लोअर टोटल। जैसे वहां पर क्रेडिट साइड पर छोटी अमाउंट थी, कम अमाउंट आ रही थी, तो हमने
क्रेडिट साइड पर वो डिफरेंस डाला था। तो यहाँ पर दिया भी हुआ है आपको, इफ द डेबिट साइड इज मोर, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो बाय बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड पर लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो हम डेबिट साइड पर लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। जो भी साइड बड़ी होगी उसके दूसरी वाली साइड पर हम बैलेंस लिखते हैं। टोटल बोथ साइड्स इक्वली, लेकिन हम टोटल में हमेशा इक्वल बैलेंस लिखते हैं, जो भी बड़ा बैलेंस होता है वो दोनों साइड पर आ जाता है। ब्रिंग डाउन द बैलेंस टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। लास्टली जो भी बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट जो मंथ होता है नेक्स्ट पीरियड में आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो टू बैलेंस बीडी आ जाएगा डेबिट बैलेंस में, और बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस में। इस तरीके से करते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट्स। आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट आपका टॉपिक है जर्नल प्रॉपर। A journal proper, also called the general journal, is a special journal used to record those transactions which cannot be recorded in any other subsidiary books. जर्नल प्रॉपर में हम वो सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं जो कहीं पर भी दूसरी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पा रही हैं। ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हो पाती? सबसे पहले यहाँ पर आती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज होंगी और क्लोजिंग एंट्रीज होंगी, वो हम इसी में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जब भी नया अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है तो उससे पहले हमें ओपनिंग बैलेंसेस लिखने होते हैं, जैसे एसेट्स के, लायबिलिटीज के, कैपिटल के। तो उसके लिए हमें ओपनिंग एंट्री करनी होती है, तो वो हम जर्नल प्रॉपर के थ्रू करते हैं। ऐसी क्लोजिंग एंट्रीज करनी होती हैं। क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंट्रीज के बाद है आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसी? जैसे आपका रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारी हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती है। अगर हम एक्रूअल बेसिस पर बनाते हैं हमें ये सारी एंट्रीज करनी होती हैं, तो वो भी हम किसके थ्रू करते हैं? जर्नल प्रॉपर के थ्रू। नेक्स्ट है आपका रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। अगर हमें कोई एरर रेक्टिफाई करना है, कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई है, वो हमें रेक्टिफाई करनी होती है, तो वो भी हम किसके थ्रू करते हैं? जर्नल प्रॉपर के थ्रू। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर एंट्रीज, जो हमें ट्रांसफर एंट्रीज करनी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लें तो जो ड्राइंग अकाउंट होता है वो हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है अकाउंटिंग ईयर के एंड में। या फिर जैसे आपके परचेज हो गया, सेल हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, इनकम गेन्स, एक्सपेंसेस, ये सब चीजें जो होती हैं ये हमें क्लोज करनी होती हैं ईयर के एंड में, और इनका जो टोटल होता है, जो बैलेंस आता है, मतलब वो ट्रांसफर करना होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये सारी जो एंट्रीज होती है ये सारी भी किसके थ्रू होती है? जर्नल प्रॉपर के थ्रू, और इन्हीं को वैसे हम क्लोजिंग एंट्रीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका परचेज और सेल ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट। ये हमने अभी भी बात की। अगर हम एसेट्स को सेल या परचेज करें क्रेडिट में, कैश में कर रहे होते कैश बुक में आता, और अगर हम क्रेडिट में कर रहे होते हैं तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। इसके अलावा कोई भी अगर ऐसी ट्रांजेक्शन है जो सब्सिडरी बुक में नहीं आ पा रही है, उनको भी हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर के थ्रू। जैसे मान लेते हैं कि चोरी हो गई, गुड्स चोरी हो गए, लॉस हो गया, या फिर जैसे कि फायर की वजह से या कुछ स्पॉइलेज हो गया, तो ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे? जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। इस टाइप की सारी चीजें आपको जर्नल प्रॉपर के थ्रू करनी होती है, जो आप कहीं भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था आपका जो जो जर्नल है वो डिवाइडेड था स्पेशल जर्नल्स में। तो ये थी आपकी सारी बुक्स। आई होप ये चैप्टर आपको अब क्लियर होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।